हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोगों ने अपना कल की डेट में हम लोगों ने क्या किया था, अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था जो था हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो हम लोग फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमने फोर्स को डिफाइन किया था, फिर उसके बाद हमने देखा था कि फोर्सेस को कैटेगराइज किया था। और मैंने बोला था कि फोर्सेस दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो हमने कॉन्टैक्ट फोर्स को डिफाइन कर दिया था और उसके सारे एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिए थे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं। देखो, जैसा कि नाम से दिख रहा है नॉन कॉन्टैक्ट, मतलब ऐसे फोर्स जिसमें कॉन्टैक्ट की जरूरत ना पड़े, टच होना कंपलसरी न हो, तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब कहोगे सर ऐसा कैसा फोर्स हो सकता है कि हम बिना छुए ही चीज़ों को मूव करा दें। कहोगे सर आप कल ही तो एग्जांपल दिए थे, क्या शक्तिमान की तरह ऐसे हम लोग कर सकते हैं क्या कि आँख लगातार देखें और वो चीज़ डिस्प्लेस हो जाए? ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन होता है इससे है बच्चों कि जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि ऐसा एग्जाम्पल बताइए कि जिसमें आपको टच भी नहीं करना पड़े और ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट से मूव कर जाए। तो जैसे देखो, ये आप लोगों ने भी किया होगा, लेकिन आप लोग क्या करते हो कि उसको फिजिक्स या साइंस से कनेक्ट नहीं करते हो, बस उसको मज़े के लिए देखते हो और उसको भूल जाते हो। देखो, जैसे आप एक ले लो, मैग्नेट ले लो, ठीक, ये इसका मान लिया कि ये नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ठीक। एक हमने छोटा सा मैग्नेट और ले लिया, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब देखो होगा क्या, जैसे ये रखा हुआ है तो रेस्ट पे है। अब आप क्या करो, इसके नॉर्थ के सामने इसका नॉर्थ लेके आओ, इसको आप आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ाओगे देखोगे इन दोनों में टच नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ेगा, कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी वो आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। जैसे आप देखे होंगे कि जब किसी पेड़ से कोई फल नीचे गिरता है तो उसको क्यों वो नीचे गिरता है भाई, ये तो बताओ, ये कभी सोचा आपने? तो कहोगे सर न्यूटन जी ने बताया था कि इस पे एक लॉ लगता है। तो देखो क्या होता है, वहाँ भी एक फोर्स काम करता है। वो फोर्स हमें दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि अर्थ जाके आम को या फल को तोड़ के ले आती है, अपने पास गिरा देती है, ऐसा नहीं होता है। अर्थ एक फोर्स लगाती है उस मैंगो के ऊपर, और उस फोर्स का नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, इसमें भी कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये अप्लाई होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ऐसा ही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये भी आपका क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस है, ठीक। तो ये डेफिनेशन लिखी गई है बच्चों, देख लीजिए। फोर्स कॉज्ड बाय बॉडीज विच डू नॉट मेक कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। ऐसा फोर्स जो बॉडीज पे लगता हो, जिसमें क्या हो? कांटेक्ट की ज़रूरत न हो, एंड एक्ट थ्रू इंटरमीडिएट स्पेस, और वो जो इनके बीच में इंटरमीडिएट में स्पेस है उसके थ्रू लग रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। चलो भाई, अगर हम नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें जैसे कौन कौन से फोर्सेस होते हैं जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं, इसमें जो पहला आता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये भी हमारा क्या है? एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा होगा, इसका फॉर्मूला अगर देखा जाए तो ये क्या होता था? F = Gm1m2/r²। F = Gm1m2/r²। इस ब्रह्मांड में कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर है तो उनके बीच में हमेशा एक अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, और ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है।
तो अब जैसे इसको एग्जाम्पल में लिखना हो, जैसे क्या होता है व्हेन, जब आप क्या करते हो, एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हो, अ बॉल इज थ्रोइंग अप इनटू द एयर, when a ball throwing up into the air, हवा में ऊपर की ओर अगर हम बॉल को फेंकते हैं, it is pulled back towards the earth, it is pulled back towards the earth, ये फिर से अर्थ की तरफ पुल किया जाने लगता है, टूवर्ड्स द अर्थ। और क्यों ये खींचा जाने लगता है अर्थ के द्वारा? ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि अर्थ उसके ऊपर क्या लगाती है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि वो क्या करती है, अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसको अपनी तरफ खींचती है, इसलिए वो ऊपर जाने के कुछ देर बाद वो नीचे गिरना शुरू कर देता है। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कौन सा फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक, अगला देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला देखते हैं। ये हो गया। अब देखिए, अब दूसरा भी एक और होता है जो आपका क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, और वो कौन सा है, अब देखिए उसमें क्या है, सेकंड आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये भी आपका क्या है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये भी आपका क्या होता है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अगर हम इसको आपको समझाएं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है, तो देखो होता क्या है, जैसे मान लिया कि आपने क्या किया, एक चार्ज लिया, आपने क्या किया, एक चार्ज ले लिया, हमने क्या किया, एक हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, इसका नाम दे दिया Q1। ठीक, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया। अब क्या किया, इस चार्ज को ले जा करके एक दूसरे चार्ज के पास रखने की कोशिश की। अब यहाँ मान लिया आपने एक चार्ज लिया है माइनस का, और ये Q2 चार्ज है। अब अगर इस चार्ज को इसके पास ले जाओगे, तो अगर आप यहाँ रख देते हो, तो ये क्या करेगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। इसके बीच में डिस्टेंस है, लेकिन फिर भी ये इसको खींचेगा। क्यों खींचेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक फोर्स वर्क करेगा, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइन के चार्जेस हैं, इसलिए इनके बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। लेकिन अगर आप यहीं पे ये आपने लिया होता प्लस Q1 चार्ज, और यहाँ पे भी एक आपने पॉजिटिव चार्ज ले लिया होता, तो अब इनमें क्या होगा, इनमें रिपल्सन होने लगेगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे बिना किसी को टच किए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्सेस लग रहे हैं, इसमें क्या है, कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। तो इसको आप लिख लीजिए, व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज is placed near another charge, जब एक आप इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी दूसरे चार्ज के पास ले जाते हो, तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। वो क्या एक्सपीरियंस करता है,
एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। अब ये फोर्स क्या हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। अट्रैक्शन और रिपल्सन, ये आपका जो फोर्स होगा ये अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने चार्जेस कैसे लिए हैं। अगर सेम साइन के चार्जेस लिए होंगे तो उनके बीच में रिपल्सन होगा, अगर अपोजिट साइन के चार्जेस आपने लिए होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन ये डिपेंड करता है वेदर द टू आर अनलाइक चार्जेस और लाइक चार्जेस, वेदर द टू चार्जेस आर लाइक और अनलाइक चार्जेस। आपके वो दोनों चार्जेस क्या हैं, लाइक हैं या अनलाइक चार्जेस है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने लाइक चार्जेस लिए हैं तो उनके बीच में रिपल्सन होगा, और अगर आपने अनलाइक चार्जेस ले लिए हैं तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो ये बच्चों क्या था, ये हमारा था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। हो गया बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कंप्लीटेड, ओके। अब चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें डिफाइन करते हैं जिसकी कि आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उनको हम लोग अभी देखते हुए चलेंगे। देखो, एक फोर्स फील्ड क्या होता है, इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। फोर्स फील्ड, फोर्स फील्ड देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिस फील्ड में फोर्स लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स फील्ड बोलते हैं। तो अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो ऐसा रीजन या स्पेस जिसमें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो होते हैं, चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, ये लगते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स फील्ड। जिस रीजन में ये अप्लाई होते हैं उसी को बोलते हैं क्या, फोर्स फील्ड। तो इसको लिख लीजिए, रीजन और स्पेस in which non-contact forces अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन कौन से हैं, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या करते हैं, एक्ट इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स फील्ड। जिस रीजन या स्पेस में ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस लगते हैं, एक्ट करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स फील्ड बोलते हैं। तो इसका मतलब है, जैसे अगर आपने एक मैग्नेट लिया, या आपने एक मैग्नेट ले लिया, अब इसके आसपास में एक रीजन होगा, एक रीजन ऐसा होगा जिसमें अगर हमने कोई दूसरा मैग्नेट लेके आने की कोशिश की तो वो क्या होगा, उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो इस रीजन को, ये जो रीजन है, इसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स फील्ड बोलते हैं।
या अगर हमने चार्ज की बात की तो हर एक चार्ज के आसपास में कुछ रीजन तक ही ऐसा होता है कि दूसरे चार्ज को लाने पे उसके ऊपर अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगेगा। समझ आ रही है बात? जैसे मान लिया आपने एक चार्ज ले लिया +Q, ठीक, अब इसका एक रीजन होगा। अब वो रीजन कितना बड़ा होता है, हो सकता है वो इसके डिपेंड करता है इसका मैग्नीट्यूड कितना है। पॉजिटिव तो है, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है उस पर डिपेंड करता है। अगर छोटा मैग्नीट्यूड होगा तो छोटा रीजन होगा, जिसमें कि अगर आप यहाँ पे कोई चार्ज ले आते हो +Q का तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर इसी +Q को यहाँ ले आते हो तो इसके ऊपर एक फोर्स लगने लगता है। यहाँ ले आते हो तब भी फोर्स लगेगा, यहाँ लाते हो तब भी फोर्स लगेगा, यहाँ ले आते हो तभी फोर्स लगेगा, यहाँ ले आते हो तभी फोर्स लगेगा, यहाँ ले आते हो तब भी फोर्स लगेगा। इसके अंदर कहीं भी ले जाओगे फोर्स लगेगा। इसका मतलब ये जो रीजन है, इसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स फील्ड। और ये जनरली बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गई बात? चलो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं और अब डिफाइन हम लोग करते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। इसको आपने शायद नाम सुना होगा। मैं बात कर रहा हूं सेंट्रीपिटल फोर्स की। मैं किसकी बात कर रहा हूं? सेंट्रीपिटल फोर्स की बात मैं कर रहा हूं। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है और ये कहाँ अप्लाई होता है। जैसे बात कर रहे हैं हम लोग कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी एक यूनिफॉर्मली मूव कर रही है अलोंग सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्मली मूव कर रही है और जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो रिमेंस कांस्टेंट है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगा। बट लेकिन क्या होता है, इसका डायरेक्शन हर मोमेंट पे चेंज होता है। डायरेक्शन क्या होता है? हर एक मोमेंट पे चेंज होता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगा। ठीक, तो हम लोग एक चीज पढ़ते हैं कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो हमको बताता है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो अपना डायरेक्शन खुद से नहीं चेंज करती, अपने आप चेंज नहीं करती है। तो इसका मतलब है अगर सर्कुलर पाथ पे कोई चीज़ मूव कर रही है तो एक उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा और फोर्स ही उसका डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, तो उस जो फोर्स वो लगता है उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। देखो अब इसको समझो, पहले मैं लिखवाता हूं। मान लिया हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इस पाथ पे मूव कर रहा है, इस पाथ पे चक्कर लगा रहा है। ये इसका क्या है? सेंटर है। क्या है? सेंटर है। तो अब देखो, और इसका ये इसका रेडियस होगा। अब देखो अगर हम बात करें कि इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन किधर है, तो अगर इस पॉइंट पे हम डायरेक्शन चेक करेंगे तो आपको क्या बताया गया था कि सर्कुलर पाथ पे अगर हमें डायरेक्शन निकालना है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही उस पॉइंट पे उसका डायरेक्शन होगा। तो देखा जाए तो ये हमारा ये टेंजेंट है, इसका मतलब यहाँ पे इसका डायरेक्शन किधर है? इधर है। इसकी वेलोसिटी है v। तो अब इस पॉइंट पे गया तो अब इसका डायरेक्शन इधर हो गया। यहाँ पहुँचा तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन इधर हो गया। यहाँ गया इस पॉइंट पे डायरेक्शन इधर, 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 यहाँ गया इस पॉइंट पे डायरेक्शन इधर। तो हमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बताता है कि ये जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ये अपने आप नहीं चेंज हो सकता। इसका मतलब है इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा। तो अब यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो फोर्स, ये फोर्स लगता है सेंटर की तरफ।
ये फोर्स किधर की तरफ लगता है, सेंटर की तरफ लगता है, इसीलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया, सेंट्रीपिटल। जो फोर्स सेंटर की तरफ लगे उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। समझ में आ रही बात? चलो तो इसी को लिख लेते हैं। व्हेन ए बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्मली when a body is moving uniformly along a circular path along a circular path, हम उसको किस पे मूव करा रहे हैं, सर्कुलर पाथ पे मूव करा रहे हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी the magnitude of its velocity remains constant। जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, बट इट्स डायरेक्शन लेकिन इसका जो डायरेक्शन है चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। तो हम लोग एक चीज जानते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स, अभी ये सब लॉ हम लोग पढ़ेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ऑफ मोशन है, ये क्या कहता है, ए बॉडी मूविंग, ए बॉडी इन मोशन कैन नॉट change its direction, changes its direction on its own। कोई बॉडी अगर मोशन में है तो ये अपने आप तो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, कभी भी अपने डायरेक्शन अपने आप नहीं चेंज कर सकती जब तक कि उस पर ऊपर कोई फोर्स ना लगे। ठीक है, इसका मतलब है सो अ बॉडी मूविंग इन ऑन सर्कुलर पाथ along a circular path, इसका मतलब है जो बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ के along is under the influence of an external force, under the influence of an external force। इसका मतलब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है। और जो ये फोर्स होता है एक्टिंग टूवर्ड्स सेंटर, और ये परपेंडिकुलर होता है हमेशा, इसलिए इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो लिख लीजिए, फोर्स विच कैन मेक अ बॉडी, force which
can make a body the force which can make a body move along a circular path move along a circular path move along a circular path is the force acting perpendicular to direction of velocity ये वेलोसिटी के डायरेक्शन के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। जैसे देखो यहाँ वेलोसिटी इधर है, ये इसके परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो हमेशा वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है एंड ऑलवेज टूवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट। और इसी फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर। मतलब हमेशा सेंटर की तरफ ये रहेगा, वर्क करेगा। ठीक है, इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस फोर्स इज नोन एज, इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये बच्चा ये सेंट्रीपिटल फोर्स था, इसको आप समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि इसका आएगा, अभी जरूरत पड़ेगी हमको। ठीक है, नोट कीजिए इतना इसको, फिर हम और आगे चीजें आपको बताते हैं। हो गया बच्चों? इरेज कर दिया जाए इसको। चलिए अब देखो, ये जो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स देखा, तो अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? अगर हम इसको मैथमेटिकली बात करें इसके लिए, तो देखो ये देखना अभी क्या आता है कि अगर ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, जिसका कि रेडियस जो है r है, और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा और ऑब्जेक्ट का मास m है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा ये जो होगा, ये होता क्या है? ये होता है mv²/r, जहाँ पे m क्या है? m is the mass of the object, r is the radius of the circular path, and v is the velocity with which the particle is moving along circular path। तो ये जो आता है, ये आपका क्या है? ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि भैया कोई एक एग्जाम्पल बताओ कि जिसमें ये सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क कर रहा हो, तो इसका बहुत ही साधारण सा एग्जाम्पल है। जैसे मान लो आपने क्या किया, एक पत्थर का टुकड़ा लिया, उसको एक रस्सी से बांध दिया। रस्सी से बांधने के बाद उसको आप क्या करो? ऐसे से घुमाओ। देखना, आप रस्सी को यहाँ पकड़े हो, घुमा रहे हो, तो उसका पाथ क्या हो गया? सर्कुलर बन गया। तो सर्कुलर क्यों बना? क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स वर्क कर रहा है जो टूवर्ड्स है आपके इस उंगलियों की तरफ। ठीक, क्योंकि वहीं सेंटर की तरफ होगा, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो आपका क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो लिख लीजिए, if one end of the string is tied with a stone, if one end of the string is tied with a stone,
इसको एक एंड को आपने एक पत्थर से बांध दिया, एंड द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज, एंड द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज, दूसरे एंड को क्या करिए, टाइड टू ए फिंगर, आपने दूसरे को अपने एक उंगली से बांध दिया, ठीक है, एंड विच इज वर्ल्ड इन अ वर्टिकल प्लेन, और इसको आप क्या कहेगा, वर्टिकल प्लेन में ऐसे ऐसे घुमाओ, एंड विच इज वर्ल्ड इन अ वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन में अगर आप इसको ऐसे ऐसे घुमाते हो तो क्या होगा, ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और इस पर जो फोर्स लगेगा वो आपके उंगलियों की तरफ लगेगा, ठीक है, और वो फोर्स क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन, वेलोसिटी जो होगी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा उस वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हमने क्या देखा बच्चों, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं तो इसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।